गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको कृतिका का फर्स्ट लेसन मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग हैं। प्रस्तुत पाठ लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा हुआ एक आत्मकथनात्मक निबंध है। इसमें लेखिका ने अपने जीवन के तथा अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया है कि परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। लेखिका की एक नानी थी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने नानी से कहानी कभी नहीं सुनी, पर नानी के जीवन की कहानी को सुनकर उसके जीवन का रहस्य समझ में आ गया। लेखिका की नानी पारंपरिक, अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी, जिसके पति शादी के बाद उसे छोड़ पढ़ाई करने विलायत चले गए। जब वो विलायत से लौटे तो उन्होंने विलायती अंदाज में अपना जीवन यापन शुरू कर दिया। नानी की पारंपरिकता के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी मौत को नज़दीक देखकर उन्होंने एक दिन अपने पति से प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल को अपने घर बुलवाने का आग्रह किया। इसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने प्यारेलाल से कहा, मेरी बेटी का वर आप तय करेंगे, इसका आप मुझे वचन दीजिए। मेरी बेटी का वर आज़ादी का सिपाही होना चाहिए, न कि अंग्रेजों का आज्ञाकारी। उनकी इस बात को सुनकर उनकी उन्मुक्त विचारधारा का अंदाजा लगाया जा सकता है और उनके मन में अपने देश के प्रति इतना प्यार भी था। लेखिका की माँ की शादी एक होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। उसके पास कोई पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी। लेखिका की माता को मजबूरन गांधी जी के सिद्धांतों को मानना पड़ा। उसकी दुर्बलता पर लेखिका की दादी उनका मजाक उड़ाती थी। उसकी माँ का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। इसके प्रमुख दो कारण थे। पहली कि उसके ससुराल वाले अंग्रेजों से काफ़ी प्रभावित थे। घर में दबदबा उसके साहसी ससुर का ही था। ऐसे घर में सिरफिरे लड़के की पत्नी का क्रांतिकारी होना रोमांचक परिकथा जैसा ही लगता है। दूसरा कारण था उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व। वे बहुत सुंदर, नाजुक, ईमानदार और निष्पक्ष थी। उनमें अगर कोई उनसे काम नहीं करवाया जाता तो उनसे सलाह ली जाती थी और उसे माना भी जाता था। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, परदासिनी औरत थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्ष इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल से मिलना चाहती हैं।
सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना के वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जिंदगी में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की, इसकी दो वजह थी। पहली यही है कि हिंदुस्तान के तमाम बासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता फिरे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान और उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी से रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी
जाती थी। मैंने अपने दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इसे जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्जात पिता जीवी थे। पर ठोस काम न करवाने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हम में अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्हें कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, या वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहवी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे से जाहिर नहीं होने देती थीं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है कि बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसीलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और उसके अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली।
यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी। इसीलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहारती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा।